अभी हमने देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि आपको पता है अभी हम जो सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं दैट सब्जेक्ट इज अकाउंट्स। एंड अकाउंट्स में हमने सीखा था कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है इधर इन अ फेवरेबल फॉर्म और इन एन अनफेवरेबल फॉर्म, उन सभी की रिकॉर्डिंग होती है। तो यहां पर हमने एसेट्स को भी यूज किया था, और अगर हमने एसेट्स को यूज किया है तो उसका वैल्यू डिक्रीज हुई है तो शायद हमने उसे डेप्रिसिएशन बोला। अब अगर डेप्रिसिएशन अकर कर रहा है तो उसकी हमने अकाउंटिंग करनी होगी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये कैसे करेंगे? हमें पता है कि अगर आपको एसेट्स को यूज करना है और यूज करने के बाद उसकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसे आपको डेप्रिसिएशन बोलना है, तो उसके लिए सबसे पहले वो एसेट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और ये एसेट आपके पास कब अवेलेबल होगा? जब आप इसे परचेज करोगे। तो सबसे पहला अगर हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है अपने डेप्रिसिएशन का, तो उसके लिए एसेट्स अवेलेबल होना चाहिए, और एसेट्स आप परचेज करते हो तभी वो आपके पास आता है। सो फर्स्ट एंट्री वी आर गोइंग टू पास फॉर परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अब क्योंकि ये टेंजिबल फिक्स एसेट बड़े सारे होते हैं तो इसका, क्योंकि हम बेसिक एंट्री फॉर्मेट देख रहे हैं, सो अगर हम किसी भी एसेट्स को यूज करते हैं, परचेज करते हैं, तो एंट्री विल बी एसेट्स। परचेज करोगे तो वैल्यू एसेट्स की इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होती है तो एंट्री विल बी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। सन्ड्री का मतलब होता है वैरायटी, बहुत सारे जो भी एसेट्स आप परचेज कर रहे हो। और साथ में या तो आप इसको कैश में परचेज कर सकते हो, या फिर आप इसे बैंक के थ्रू परचेज कर सकते हो, या फिर आप इसे वेंडर्स मतलब उधार में परचेज कर सकते हो। सो हियर वी हैव एन एंट्री टू परचेज अ फिक्स्ड एसेट्स। क्या होगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, टू बैंक, और आपने अगर उधार में खरीदा है तो जिस भी वेंडर से आपने इसको खरीदा है उसका नाम। पहली एंट्री हो गई भाई, एसेट्स आ गए हमारे पास। अब एसेट्स हमने परचेज कर लिया है, एसेट्स हमारे पास आ गए हैं, तो डेफिनेटली या तो हम उसे यूज करेंगे, एसेट्स हैं, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या फिर अब उसे हमने इतना यूज कर लिया कि अब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, अब सिर्फ स्क्रैप बचा हुआ है। दैट मींस उसे हम बोलते हैं ऑब्सोलेंस। अगर वो ऑब्सोलीट हो गया तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो हम उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और शायद आप समझ पाए कि जो डेप्रिसिएशन है इनडायरेक्टली इज अ पार्ट ऑफ योर लॉस। भाई सिंपल, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना, बेनिफिट या फायदा तो होगा नहीं, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना इज अ पार्ट ऑफ योर लॉस। और अगर लॉस है देन लॉसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। एसेट की वैल्यू कम हुई थी, एसेट्स की वैल्यू कम हुई है तो उसे हम लॉस बोलेंगे। सेकेंड केस, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन। भाई डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, क्योंकि यूज किया है उस एसेट को। एसेट को अगर यूज किया है तो वैल्यू डिक्रीज हुई है। एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं इस बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, परचेज मशीनरी। एक हमने मशीन खरीदी, कितने रुपए की? 1 लाख। डन। अब मशीन खरीदी है तो इसे हमने यूज किया होगा। मशीन खरीदी तो इसकी रिजल्ट क्या की? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश में लो, बैंक में लो या उधार में लो। मशीन खरीद ली, इसे हमने यूज किया है, और अगर यूज किया है तो उसका वैल्यू डिक्रीज होगी। हमने एक्सपेक्ट किया है कि इसका जो मशीन की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी 10% से, और अगर 10% से डिक्रीज होगी तो हम यहां पे मार्क करेंगे जो डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10% मतलब 1 लाख का फिगर था, 1 लाख का फिगर है तो उसमें 1 लाख का 10% निकालोगे, सो योर द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10,000। 10,000 रुपए की वैल्यू है। 10,000 रुपए की वैल्यू है मतलब आपकी मशीन की वैल्यू कितना कम हो गई? 10,000।
यू नो वेरी वेल कि एसेट्स है, एसेट्स डेबिट साइड में आया। अब अगर इसकी वैल्यू कम हो गई है दैट मींस एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, और अगर एसेट डिक्रीज होगा देन इट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड। ये भी पढ़ चुके हैं हम। अगर एसेट डिक्रीज होगा देन इट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, और अगर क्रेडिट साइड तो यहां पे हम मार्क करने वाले हैं टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स का मतलब जो भी आपका एसेट है, वो मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया एंड सो ऑन। सो टू सन्ड्री एसेट्स क्रेडिट साइड में आ गया। क्यों एसेट की वैल्यू कम क्यों हुई है? ड्यू टू यूसेज। यूसेज मतलब उसको हमने डेप्रिसिएशन बोला है, एंड डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ योर लॉस एंड यू नो वेरी वेल। या तो आप इसे लॉस ट्रीट कर लो, या तो हम इसे एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूज किया है इसलिए हम इसको एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो ये जो एक्सपेंस और लॉस का नाम है वो है डेप्रिसिएशन। सो एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन, डेबिट साइड में आ जाएगा। फाइनल एंट्री क्या हुई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सेकंड क्राइटेरिया, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स। इसके ऊपर हमने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया था, तो एंट्री विल बी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक और वेंडर। एंड यू नो वेरी वेल कि अगर ये डेप्रिसिएशन है, आप इसे एक्सपेंस लो या लॉस लो, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्रॉफिट को कम करेगा, प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा। और अगर ये आपके प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो ये तो हो गई उसकी चार्जिंग की, कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या है आपके बिजनेस में? उन्होंने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया, और अगर आपका प्रॉफिट कम होगा देन इट कम्स ऑन द डेबिट साइड। प्रॉफिट है, प्रॉफिट का नीचे क्रेडिट होता है, प्रॉफिट अगर डिक्रीज होगा तो वो अपोजिट मतलब डेबिट साइड आएगा। सो थर्ड केस क्या बोल सकते हैं? डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। ध्यान से देखिएगा, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है हमने डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया है। राइट ऑफ का मतलब उसका इंपैक्ट दिखाया है कि वो आपको प्रॉफिट देगा या आपको लॉस देगा। तो सिंपल सी बात है, इज अ पार्ट ऑफ योर लॉस। लॉस का मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा देन इट कम्स ऑन द डेबिट साइड। सो इसकी फुल एंड फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री विल बी प्रॉफिट, पूरा मार्क करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो आपको लॉस हुआ था तभी वो डेबिट में आया, और जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसको एक हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि लॉस था तो डेबिट में लिखा, प्रॉफिट होता तो वो क्रेडिट में जाता। सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। किस कारण से हुआ था? डेप्रिसिएशन के, तो ये डेप्रिसिएशन डेबिट में दिख रहा था, उठाया राइट ऑफ किया तो ये क्रेडिट साइड में आ गया टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। So these are the common entries which we have to pass while doing the accounting treatment of depreciation. तो जल्दी से बताएं ये तीन एंट्रीज क्या क्या हमने अभी डिस्कस कर ली। सबसे पहला एसेट्स परचेज करने की, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स खरीदे तो हमने सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक और वेंडर। उसके बाद क्योंकि यूज किया है तो उसमें हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। डन। आफ्टर दिस जो हमने डेप्रिसिएशन है इस डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया है, और अगर हमने डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। वन मोर टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इज इट कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू? सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो गया भाई हमारे लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आफ्टर डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब हम देखने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है। भाई आप लोग बताइए, आपने बताया एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो डेप्रिसिएशन है। अब आपको ये डेप्रिसिएशन का फिगर भी तो निकालना पड़ेगा कि कितना है ये डेप्रिसिएशन। जैसे हमने यहां पे एक फिगर में कैलकुलेट किया था, 1 लाख रुपए के एसेट्स की वैल्यू थी, डिक्रीज कितना हो रहा है 10%, और अगर 10% डिक्रीज हो रहा है तो वो 10,000 आया। तो वैसे ही करके हमें यहां पे देखना पड़ेगा कि जो आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो कितना हो रही है। तो अब हम सीखने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, और ऑब्वियसली इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। लेट्स सी।
Now we are going to discuss method of calculating methods of calculating depreciation. तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की हमारे पास वैसे तो बड़ी सारी मेथड्स हैं, बट आपको अभी सिर्फ दो मेथड्स देखने की जरूरत है. डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की हमें पास दो मेथड्स, बेसिक मेथड्स हमें देखने की जरूरत है. फर्स्ट वन इज योर स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड and the second one is your written down value method. सो जनरली हमने दो मेथड देखनी है कि हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे या फिर डेप्रिसिएशन को चार्ज कैसे करेंगे. तो फर्स्ट मेथड में देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड है और सेकेंड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अभी हम पहले फर्स्ट मेथड से देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से. ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ स्ट्रेट लाइन मेथड. अंडर दिस मेथड सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या बोला, इस मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो हर साल, क्योंकि ईयर बाय ईयर आप एसेट्स की वैल्यू यूज करते जाओगे और एसेट्स को अगर आप यूज करते जाओगे तो ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी. तो हर ईयर जितना भी वैल्यू डिक्रीज होगी वो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर ईयर डेप्रिसिएशन की वैल्यू सेम होगी. Every year the value of depreciation will be same. ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला जो हमारे ओरिजिनल कॉस्ट है, जितने रुपए का हमने एसेट्स खरीदा है, इस एसेट जितने रुपए का भी हमने एसेट्स खरीदा है, इन अगर एसेट्स को हम परचेज करके यूज कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं तो एवरी ईयर वैल्यू डिक्रीज हो रही है. सो उस जो एवरी ईयर वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो वैल्यू सेम होगी और सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ही हर साल हम कम करेंगे. इस सिचुएशन को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड. देखिए पहले इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन मेथड की मीनिंग लिखेंगे. लेट्स स्टार्ट. एग्जांपल देखने वाले हैं. परचेज ऑफ, अगेन हम एक एग्जांपल मशीन पर ले रहे हैं क्योंकि मशीन एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है. परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017. 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 को हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की. ऑब्वियसली मशीन खरीदी है तो उसे यूज करेंगे और अगर यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा. और डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा तो कितना होगा डेप्रिसिएशन वो भी हमने कैलकुलेट करना है. तो देखिए किस तरह से होगा. यहां पे डेप्रिसिएशन अभी गिवन है, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. पर एनम का मतलब हर साल, क्योंकि आपको पता है जो आपका अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 साल का होता है. हर साल कितना चार्ज करने वाले हो, 10% पर एनम. एंड जो आपका अकाउंटिंग ईयर होगा वो फाइनेंशियल ईयर होगा. अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर का मतलब जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च में. देखिए आपने मशीन कब खरीदी थी, 1 अप्रैल 2017 में. दैट मींस आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग की शुरुआत में ही मशीन खरीद ली, आप इसे यूज करोगे. तो देखिए भाई क्या होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017. 1 अप्रैल 2017 इज इक्वल टू 1 लाख रुपए. 1 अप्रैल 2017 में 1 लाख रुपए. डन. इस ईयर, इस पूरे ईयर आपने यूज किया होगा और अगर आप यूज करोगे तो यूज करने के बाद आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया. क्या आपको डेप्रिसिएशन पता है, 10%. जल्दी से एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, आएगा कितना. लेट्स सी डेप्रिसिएशन कितना आने वाला है. योर depreciation is equal to, value will be 1 लाख
का 10%, 1 लाख का 10% हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन आया 10,000 पर एनम। 10,000 पर एनम मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000 रुपए। इस ईयर में आपने यूज किया था तो आप मार्क करोगे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए कम कर दिया। 10,000 रुपए चार्ज करने के बाद अब आपके पास वैल्यू बची हुई है 90,000। ये जो 90,000 रुपए की वैल्यू है ये मार्केट वैल्यू है, लेकिन ये मार्केट वैल्यू अब डेट चेंज हो जाएगी कब की? मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2018। एक साल के बाद 1 अप्रैल 2018 वैल्यू विल बी 90,000। आफ्टर दिस लेस, फिर से भाई नेक्स्ट ईयर अगर हम यूज करेंगे सो नेक्स्ट ईयर में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में भी यूज किया। अगेन आपको पता है कि हम यहां पर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 10,000 रुपए हर साल। हर साल मतलब सेकेंड ईयर में भी हम कितना डेप लगा रहे हैं? 10,000 माइनस किया यहां पर हमने 10,000। तो अब अगेन द वैल्यू ऑफ एसेट इज 80,000। और ये जो 80,000 है ये कब की वैल्यू आई एसेट की? मार्क करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 तक इस मशीन की वैल्यू कितना बची थी? 80,000। कैसे पता? क्योंकि आपने एवरी ईयर हर साल कितना डेप चार्ज किया है? 10,000। 10,000। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ड्यूरिंग दिस ईयर, इस ईयर में भी सपोज हमने अगर मशीन यूज की है तो क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में भी कितना भाई? हमने ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया 10,000। फिगर विल बी अब बचा 70,000। ये 70,000 कब की मार्केट वैल्यू है? मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 फिगर विल बी 70,000। मतलब क्या है? यहां पे देखिए फर्स्ट ईयर में भी 10,000 रुपए, सेकेंड ईयर में भी 10,000 रुपए एंड थर्ड ईयर में भी वैल्यू डिक्रीज हुई है 10,000 रुपीज से। मतलब हर साल आप कितना डेप लगा रहे हो? 10,000, 10,000 एंड 10,000। फर्स्ट ईयर में भी 10 लगाया, सेकेंड ईयर में भी 10 लगाया, थर्ड ईयर में भी 10,000 लगाया। एक बार जल्दी से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखते क्या बनेगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस ओरिजिन। हाँ जी, यहां पे हमने यूज किया है डेप्रिसिएशन एंड यहां पर हम यूज करते हैं ईयर्स। आपने हमेशा से देखा है बेस में हम ईयर लेते हैं। हाँ जी, ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अमाउंट विल बी 10,000, यहां पे आया 5,000 एंड यहां पर आ गया 15,000। डन। तो 10,000 फर्स्ट ईयर में भी 10,000, सेकेंड ईयर में भी 10,000, थर्ड ईयर में भी 10,000। हाँ जी, आप देख पा रहे होंगे यहां पे हर साल हमने 10,000 यूज किया है। फोर्थ ईयर में भी 10 लगाओगे, फिफ्थ ईयर में भी 10 लगाओगे एंड ये सो ऑन बिल्कुल चलता जाएगा। तो ये पार्ट है आपके डेप्रिसिएशन का। और डेप्रिसिएशन का अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो किस तरह से बन रहा है? यस, ये जो ग्राफ बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल टू स्ट्रेट लाइन है। दैट्स व्हाई जब आप हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाते हो, और ये जो सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये आप कैलकुलेट कैसे करते हो? जो आपके मशीन की या जो भी आपका एसेट्स है, इस एसेट्स का ओरिजिनल वैल्यू पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू पर। तो इस बेसिस को हम बोलते हैं 10,000 और इस बेसिस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो प्रोबेबली ये बात आप लोगों को समझ आया होगा कि जो डेप्रिसिएशन हमने हर साल लगाना है वो है 10,000। और ये 10,000 कैलकुलेट कैसे किया होगा हमने? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट इज 1 लाख, 1 लाख का 10% तो 10,000। इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम इसकी जरूर डिटेलिंग लिख पाएंगे। प्रोबेबली आपको स्ट्रेट लाइन मेथड समझ आया होगा। देखिए क्या होगा? इट refers to
charge depreciation every year by, it refers to charge depreciation every year by same value of depreciation and वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन, और जो वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन है विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डन। हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन लगाया जाएगा, और ये जो सेम अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन है वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जो उन्होंने जितने रुपए पे हमने इसको खरीदा था। That's why the second name of straight line method, is original cost method। ध्यान से देखिए, द सेकेंड नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और साथ में आपने देखा होगा जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू पे लगाया जा रहा है। सिमिलर टू दिस, ये जो डेप्रिसिएशन रहता है ये हर साल फिक्स रहता है, इसीलिए इसको और बोला जाता है फिक्स्ड कॉस्ट मेथड। मींस डिफरेंट नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज, स्ट्रेट लाइन मेथड को इन शॉर्ट हम बोलते हैं SLM। Second name of straight line method is original cost method or fixed installment method। fixed installment और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो प्रोबेबली ये बात आपको समझ में आई होगी। द सेकेंड नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी डेप लगाया जाता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जाता है और ये हमेशा फिक्स्ड होता है, इसलिए हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। सो प्रोबेबली आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरह से हम स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं।